Good afternoon, everyone. Today is 7th of December and 7th of February 2026, and we shall be discussing today's important articles. These are the 5 articles that we will be discussing. First one is regarding इंडिया यूरोपियन यूनियन ट्रेड डील, जिसके बारे में हम पहले थोड़ा डिस्कस कर चुके हैं, बट ब्रीफ में हुआ था. आज उसको थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करेंगे. सेकंड जो है दैट इज रिगार्डिंग ऑनलाइन फ्रॉड. कई बार हम लोग देख रहे कि गूगल पर या ऑनलाइन अलग अलग प्लेटफॉर्म पर कुछ कुछ आपके साथ फ्रॉड हो जाता है. तो आरबीआई हैज डिसाइडेड कि इट इज गोइंग टू कॉम्पनसेट, इट इज गोइंग टू पे फॉर दोज फ्रॉड्स अप टू अ पर्टिकुलर लिमिट. जो छोटे छोटे फ्रॉड्स होते हैं उसके उनके केस में आरबीआई हैज डिसाइडेड अ मैकेनिज्म टू रीपे दैट लॉस. थर्ड आर्टिकल इज रिगार्डिंग बलूचिस्तान. पाकिस्तान और बलूचिस्तान के एरिया में काफी कॉन्फ्लिक्ट हो गया है, काफी सारा मतलब वॉर लाइक सिचुएशन है, एक तरीके से युद्ध ही छिड़ चुका है. चौथा जो आर्टिकल है दैट इज रिगार्डिंग बनेरघट्टा नेशनल पार्क. बनेरघट्टा नेशनल पार्क एनवायरमेंट इकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से हम देखेंगे उसका लोकेशन कहाँ पे है और क्या इश्यूज देखा जा रहा है, शॉक एब्जॉर्बर क्या होता है, वो कम क्यों हो रहे हैं, ये देखेंगे. और ये बनेरघट्टा के साथ आज हो रहा है, कल शायद काजीरंगा के साथ हो, परसों शायद कान्ना के साथ हो. तो वी विल अंडरस्टैंड इट. एंड द लास्ट वन इज रिगार्डिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी. उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया दैट एजुकेशन एंड स्किल्स ये दोनों जो है वो ट्विन्स की तरह है, एक दूसरे से अलग नहीं किए जा सकता, मतलब अलग अलग उनको देख नहीं सकता. तो इन आर्टिकल्स को हम आज डिस्कस करेंगे. हम स्ट्रिक्टली जो इरेलेवेंट इंफॉर्मेशन है, जो अननेसेसरी डेटा है, उसको हम इग्नोर करेंगे. मेंस के पर्सपेक्टिव से जो आर्ग्यूमेंट्स है उनको देखेंगे और एमसीक्यू हर आर्टिकल के बेसिस पर सॉल्व करेंगे. बट बिफोर वी जंप ऑन टू डिस्कसिंग दीज आर्टिकल्स, let me just brief you about few important announcements from CSAP side. First is GS Foundation batch. ये बैच उन स्टूडेंट्स के लिए जो जिन्हें कुछ भी नहीं पता लेकिन APSC एग्जाम या UPSC एग्जाम क्लियर करना है. सो फ्रॉम स्क्रैच टिल फाइनल लिस्ट ये फाउंडेशन बैच यूजफुल होगी. इस बैच में ऑनलाइन, ऑफलाइन या हाइब्रिड मोड जिसे कह सकते हैं उस तरीके से लेक्चर्स लिए जाएंगे. प्रीलिम स्पेसिफिक स्टडीज, मेन स्पेसिफिक स्टडीज, आंसर राइटिंग, आर्टिकुलेशन, एक्सप्रेशन एंड इंटरव्यू हर स्टेप पर हैंड होल्डिंग किया जाएगा. ये वर्किंग प्रोफेशनल के लिए बेस्ट सूटेड है क्योंकि आपके चॉइस के हिसाब से आप टाइम स्लॉट चूज कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो. दिस बैच सेकेंड कोर्स इज रिगार्डिंग क्रैश कोर्स. ये उन स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल है कि जो अभी आने वाला 2026 में जो प्रीलिम्स होगी उसको अटेम्प्ट करने वाला है. जिन्होंने पहले कुछ सेल्फ स्टडी कर रखा है या कहीं से पहले बहुत दिनों पहले कोचिंग ले रखा है, उन्हें 2-2.5 महीने में अगर पूरा सिलेबस रिवाइज करना है स्ट्रक्चर्ड वे में, तो दे कैन एनकैश अपॉन दिस अपॉर्चुनिटी. इस कोर्स में आपको प्रीलिम स्पेसिफिक जो स्मार्ट बुक्स है 10 स्मार्ट बुक्स वो प्रोवाइड किए जाता है. ऑनलाइन एंड ऑफलाइन लेक्चर्स मिलेंगे, पर्सनलाइज मेंटरशिप मिलेगा और जो 15,000 MCQ का एक टेस्ट सीरीज है जिसे प्रीफिट इनिशिएटिव कहा गया, जिसके बारे में मैं आपको अगले स्लाइड में एक्सप्लेन करूंगा, वो उसका इंटीग्रल पार्ट होगा. न्यूज़पेपर एनालिसिस हो या करंट अफेयर्स मैगजीन हो, ये सब विल बी इंक्लूडेड. दिस इज प्रीफिट इनिशिएटिव. ये एक इकोसिस्टम बिल्ड किया गया प्रीलिम्स के अराउंड, जिसमें 15,000 MCQs जो होंगे वो प्रोवाइड किए जाएंगे. इस प्रीफिट इनिशिएटिव के 2 कंपोनेंट है. पहला जो कंपोनेंट है वो फ्री पार्ट है. जो फ्री पार्ट है वो YouTube पर फ्रीली अवेलेबल होगा, YouTube लाइव लेक्चर्स में. इसमें 3,000+ MCQs डिस्कस किए जाएंगे. इन वाइल डिस्कसिंग हम आपको एलिमिनेशन टेक्निक्स से रूबरू कराएंगे और सारे एमसीक्यूज का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करेंगे. इस फ्री इनिशिएटिव का टेस्ट सीरीज हिस्सा नहीं है, सीसैट इंक्लूडेड नहीं है. जो सेकंड पार्ट है दैट इज पेड कोर्स. जो पेड कोर्स है उसमें आपको 12,000 MCQs मिलेंगे इन द फॉर्म ऑफ 120 टेस्ट. ओके, ये जो 120 टेस्ट है ना, ये 30 उसमें इजी है, 30 मॉडरेट है, 30 जो है वो डिफिकल्ट टेस्ट है.
apart from these 90 tests there will be 10 full length test जिसमें different levels of difficulty का permutation होगा, 10 CSAT के full length test होंगे और 10 होंगे पिछले 10 साल के पेपर्स जो सिमुलेट किए जाएंगे। ये जो 12,000 MCQ का जो टेस्ट सीरीज है 120 का पेड पार्ट का, उसका प्राइस है 12,000 रुपये। हावेवर ये अभी 7,999 में अवेलेबल है। अगर आप प्रीवियस स्टूडेंट्स हो किसी भी बैच के CSAP के, या आपने कोई भी बेनिफिट लिया है CSAP से, चाहे वो फ्री यूट्यूब वीडियो से भी हो, आप बाय कॉन्टेक्टिंग ऑन द नंबर मेंशन्ड हियर आप इससे भी फर्दर डिस्काउंट की रिक्वायरमेंट प्लेस कर सकते हो, आपके रिक्वेस्ट को कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, सो ये जो फ्री यूट्यूब लाइव होता है जिसमें क्वेश्चन डिस्कस किए जाते हैं, वो होता है मंडे से सैटरडे को शाम को 5:30 बजे यूट्यूब पर ऑफिशियल चैनल पर। ये जो CNA हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं वो PDF या रादर PPT या फिर जो प्रीफिट के यूट्यूब लाइव लेक्चर्स होते हैं जो हम लोग शाम को 5:30 बजे लेते हैं, उसका जो कंटेंट है, उसके अलावा सारे जो इन्फोग्राफिक्स होते हैं CSAP के, वो सारे आपको CSAP के ऑफिशियल ऐप के ऊपर मिल जाएंगे। और ये जो ऐप है उसको डाउनलोड करने के लिए यू हैव टू स्कैन दीज QR कोड्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Like I mentioned, these are the 5 articles. We'll jump directly on to the first article. First article जो है, it is regarding India EU trade deal, जो के 26 जनवरी को जब EU के गेस्ट ऑफ ऑनर्स रिपब्लिक डे परेड में शामिल हुए थे, उसके दूसरे दिन इस ट्रेड डील को साइन किया गया था। इट वाज रेफर्ड एज मदर ऑफ ऑल डील्स, ये कहा गया था, है ना। इसके डिटेल्स हम देख चुके हैं, बट इस आर्टिकल में आज के ओपिनियन पेज में विल सी कि हाउ इट इज गोइंग टू बी अ स्ट्रेटेजिक टर्निंग पॉइंट फॉर फ्यूचर। क्योंकि अब तक का जो ट्रेड डील रहा है वो लार्जली सिर्फ इकोनॉमिक ड्रिवन रहा है। ये वाला जो ट्रेड डील है, इट इज नॉट ओनली बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस बट ऑल्सो द इवोल्यूशन or evolving nature of current geopolitics and probability of uncertainties in future geopolitics. कंटेक्स्ट देख लेते हैं। ये जो यूरोपियन यूनियन और इंडिया का जो कंक्लूड हुआ लॉन्ग पेंडिंग ट्रेड अग्रीमेंट, इट इज लार्जली शेप्ड बाय जियोपॉलिटिक्स, लाइक आई मेंशन्ड, as much as by the market access. Market access is an integral part, but largely it is equally shaped by the geopolitics. कुछ फैक्ट्स, ये जो इंडिया और EU का जो ट्रेड डील था ये 2007 में शुरू हुआ था, लेकिन बीच में रुक गया था। फिर 2022 में फिर से उसको रीस्टार्ट किया गया, स्पेशली आफ्टर ग्लोबल सप्लाई चेन जब डिस्टर्ब होना शुरू हुए, स्पेशली रशिया यूक्रेन, फिर ट्रम्प आने के बाद जिस तरीके से ट्रेड को वेपनाइज किया गया, उसके बाद इंडिया और EU के रिलेशंस इन टर्म्स ऑफ ट्रेड डील कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हुआ। सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्ट इज EU जो है इज अमॉन्ग इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स। लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर मतलब कितना कि इंडिया से जो ट्रेड जाता है उसका 11.8%, मीनिंग रफली 12% जो इंडिया का एक्सपोर्ट है या जो ट्रेड है दैट इज विद यूरोपियन यूनियन। अब ये ट्रेड डील होने से पहले तक इंडिया का जो ट्रेड था वो रफली 112 बिलियन यूरोस का था, 112 बिलियन यूरोस का। अगर ये ट्रेड डील सक्सेसफुल रहा तो अगले 5 सालों में बाय 2030 विद इन नेक्स्ट 5 years इट इज एक्सपेक्टेड कि ये 112 बिलियन वाला जो है वो सीधा 220 बिलियन यूरोस तक पहुंच जाएगा, ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा विद इन अ स्पैन ऑफ 5 years। इतना ज्यादा पोटेंशियल है इस ट्रेड डील का। कुछ अदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि ये जो EU और इंडिया का ट्रेड डील हुआ है ये सिर्फ इकोनॉमिक सेक्शन में नहीं रहता है, इट एक्सटेंड्स टू डिफेंस कोऑपरेशन, देन एनर्जी ट्रांजिशन दैट इज इन डोमेन ऑफ ग्रीन एनर्जी, देन इन डोमेन ऑफ सेमीकंडक्टर दैट मीन्स इन डोमेन ऑफ टेक्नोलॉजी, एंड डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। डिजिटल DPI जो होता है वो क्या है, जैसे कि UPI है या आधार है, जनधन योजना, जो भी पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है
डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके ऊपर भी इस ट्रेड डील का इंपैक्ट होगा और उसको वहां पर भी एक्सटेंड किया जाएगा। मेंस के पर्सपेक्टिव से देखते हैं कोर इश्यूज। फर्स्ट, ये जो ट्रेड अग्रीमेंट है इट इज लार्जली ड्रिवन बाय द स्ट्रेटेजिक डिसट्रस्ट। ट्रस्ट वाला माहौल नहीं है स्ट्रेटेजिक, स्पेशली रशिया और चाइना के साथ जो यूरोपियन यूनियन का इक्वेशन है इट इज लार्जली अनसर्टन बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रेटेजिक डिसट्रस्ट, एंड इसीलिए ये जो इंडिया ईयू का ट्रेड डील साइन हुआ इट इज नॉट प्योरली बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक लिबरलिज्म। सेकेंड पार्ट इज जो रिस्क है ऑफ द पार्टनरशिप, ये टू रिमेन इट एज ट्रांजैक्शनल इफ लिमिटेड टू टैरिफ एंड मार्केट एक्सेस। अगर इस ट्रेड डील में सिर्फ टैरिफ का रेट क्या होगा, कितने गुड्स को मार्केट एक्सेस दिया जाएगा, कितने गुड्स को नॉन टैरिफ रिलेटेड हिंडरेंसेस क्रिएट किए जाएंगे, दिए जाएंगे, क्वालिटी कंट्रोल चेक हुआ, ये सारी चीजें दी जाएंगी, अगर सिर्फ यही तक रिस्ट्रिक्ट रहा तो प्रॉब्लम है, क्योंकि इट हैज टू गो बियॉन्ड ऑल दिस एस्पेक्ट्स टू कवर द लॉन्गर और लार्जर पिक्चर ऑफ इंटीग्रेशन, इकोनॉमिक, स्ट्रेटेजिक एंड जियोपॉलिटिकल। सेंस ऑफ ट्रस्ट के ऊपर वो बिल्ड होना जरूरी है। यूरोपियन रेगुलेटरी रिजिडिटी जो है वो बहुत बड़ा क्राइसिस है, बहुत ज्यादा रिजिड है वो इन टर्म्स ऑफ अपने रूल्स। फॉर एग्जांपल जो बॉर्डर पर कार्बन मैनेजमेंट का उनका जो सिस्टम है दैट इज अ ह्यूज प्रॉब्लम फॉर गुड्स आउटसाइड ऑफ यूरोप वर्सेस इंडियाज डेवलपमेंटल एंड पॉलिसी स्पेस कंसर्न्स। Then there is a need to translate this political convergence into defense, technology, energy and mobility cooperation. Mobility cooperation का मतलब है कि जो इंडिया के skilled labor force है they should be entertained, they should be allowed within Europe so that labor mobilization, skilled labor mobilization can become easier and convenient. The fifth one is जो strategic autonomy का सवाल है, क्वेश्चन ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी वर्सेस ब्लॉक बेस्ड अलाइनमेंट्स। ईयू का एक ब्लॉक है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का एक ब्लॉक है, मर्कासुर का एक ब्लॉक है, अफ्रीकन यूनियन का एक ब्लॉक है, सिर्फ आसियान का एक ब्लॉक है। तो ऐसे अगर आप ब्लॉक के साथ अलाइन करोगे तो आपका स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कितना सर्वाइव कर पाएगा, ये सवाल पैदा होता है, स्पेशली ये जो अभी फ्रैगमेंटेड ग्लोबल ऑर्डर चल रहा है उसमें। टू कंक्लूड, जो इंडिया ईयू का ट्रेड डील है इट हैज मार्क स्ट्रेटेजिक रीअलाइनमेंट, पूरी तरीके से स्ट्रेटेजिक रीअलाइनमेंट हुआ है, लेकिन ये कितना लंबा टिकेगा, इसकी ड्यूरेबिलिटी कितनी रहेगी, ये 5 साल, 15 साल, 25 साल या पूरी सेंचुरी चलता है, इट विल डिपेंड सोलली अपॉन द एक्सटेंशन ऑफ कोऑपरेशन बियॉन्ड प्योर इकोनॉमिक्स। सिर्फ कॉमर्स के आगे जाके अगर देखते हैं तो ड्यूरेबिलिटी समझ में आएगी। प्लीज पॉज द वीडियो एंड अटेम्प्ट दिस एमसीक्यू। The recent India-European Union trade agreement is best understood as a conventional free trade agreement focused on tariff reduction, B, a response to domestic protectionist pressures in India alone, C, a strategic instrument shaped by the geopolitical realignment, or D, an EU-led initiative to counter multilateral trade institutions। क्या होगा इसका आंसर? Correct answer would be C. It is a strategic instrument which is shaped by the geopolitical realignments. You can pause the video and read the explanation of each statement. I would sincerely request you कि आप इन PDFs को ऐप से डाउनलोड करके रिवाइज करते जाइएगा। अगर आप हर रोज करते हो तो आपको मंथली मैगजीन कवर करना इजी हो जाता है। Let's move on to the next article. It is RBI proposing a framework to compensate victims of online fraud. आपने कहीं सुना होगा ना, आपको आपके जान पहचान में, गांव में, रिश्तेदारों में, कहीं शायद आपके साथ भी ऐसा हुआ हो, कुछ मैसेज आया, आपने क्लिक कर लिया, कोई लिंक आ गई, किसी का फोन आ गया, किसी का अकाउंट हैक हो गया, बहुत सारे ऑनलाइन फ्रॉड्स होते हैं, किसी का डिजिटल अरेस्ट हो गया। तो ऐसे सिचुएशन में व्हाट आर यू गोइंग टू डू? ऐसे सिचुएशन में the things will be very problematic. लॉस जो होता है वो होता है, वो पैसे वापस आते नहीं आते हैं, लेकिन इस सिचुएशन से डील करने के लिए आरबीआई हैज प्रपोज्ड अ फ्रेमवर्क जिसमें I'll give you quick facts. आरबीआई ने ये कहा है
मतलब हमको ये डिटेल में पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, कोर कंसर्न मैं आपको बता दूंगा, तो लेकिन कुछ आइडिया दे देता है। आरबीआई ने कहा है कि जो स्मॉल ट्रांजैक्शन होते हैं, जो छोटी अमाउंट होती है, उनको आरबीआई कॉम्पनसेट करेगा, मतलब विक्टिम्स को लौटा देगा। जब जिसने चुराया उनसे वापस आएगा तो आरबीआई रख लेगा, लेकिन विक्टिम को आरबीआई लौटा देगा। तो उन्होंने लिमिट रखा है, वो लिमिट रखा है 25,000 का, 25,000 तक का जो अमाउंट है, 25,000 रुपए का, इतना अमाउंट तक अगर आपके साथ फ्रॉड हुआ है तो वहां तक आरबीआई आपको रिटर्न कर देगा, उसके ऊपर वाला जो अमाउंट होगा वो नहीं करेगा। ये जो 25,000 तक का लिमिट है, उसके लिए आरबीआई ने अपना एक अलग फंड बनाया है। वो फंड है 85,000 करोड़ का। जब आपको पैसा आपका डूबेगा तो उसकी कीमत जो है वो सिर्फ आरबीआई नहीं पे करेगा, जो भी आपका पैसा डूबा है उसमें 15% जो होगा वो कंट्रीब्यूट करेगा बैंक, 15% जो होगा वो खुद कस्टमर जिसका नुकसान हुआ वो कंट्रीब्यूट करेगा, मतलब उसको मिनिमम 15% का नुकसान भुगतना होगा, और 70% जो है वो आरबीआई देगा। आरबीआई का एक फंड है, अवेयरनेस एंड एजुकेशन, फाइनेंशियल अवेयरनेस एंड एजुकेशन फंड, उस फंड से आरबीआई कंट्रीब्यूट करेगा। तो ये जो कंट्रीब्यूशन है ये इस तरीके से होगा। बस इतना ही इस आर्टिकल में, बस आप हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि इस वजह से आपके साथ का अगर ऑनलाइन फ्रॉड होता है तो एटलीस्ट आपको थोड़ा बहुत सिक्योरिटी रहेगा। ये फ्रेमवर्क आरबीआई ने प्रपोज किया। अब मैंने आपको बता दिया है, वही आगे भी लिखा हुआ है, तो उसको क्लिक जल्दी से देख लेंगे। एक मैक्सिमम 25,000 वो स्मॉल वैल्यू फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन के लिए। जो लायबिलिटी जो है इस पैसों को वापस करने की, उसमें से 15% बैंक का होगा, 15% कस्टमर का होगा जिसने ये दिया, और जो रिमेनिंग 70% है वो आरबीआई के एक एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड जो है, फाइनेंशियल एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड, वहां से दिया जाएगा। ये जो फंड रखा गया है साइड में, उसका टोटल अमाउंट इज 85,000 करोड़। मेंस के पर्सपेक्टिव से कोर इश्यूज देखते हैं। एक, जितना ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन हो रहा है करंटली, बेसिकली अगर आप कोई चाय भी पीते हो और वहां पे 5 रुपए भी अगर आप गूगल पे से कर रहे हो या यूपीआई से कर रहे हो, तो वो भी तो डिजिटल पेमेंट ही हुआ ना। तो इतना ज्यादा नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन हो रहे, उतने ज्यादा रिस्क डिजिटल फ्रॉड की बढ़ रही है। दूसरा कंसर्न ये है कि कोई भी यूनिफॉर्म या टाइम बाउंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन मैकेनिज्म, यूनिफॉर्म और टाइम बाउंड कंज्यूमर मैकेनिज्म एग्जिस्ट नहीं करता डिजिटल डोमेन में, वो एब्सेंट है। थर्ड जो है कि अगर लायबिलिटी जो है वो कंप्लीटली उस बैंक के ऊपर, जिस बैंक में आपका अकाउंट है, या सिर्फ रेगुलेटर मतलब आरबीआई के ऊपर अगर आप डाल देते हो, तो वो मॉरल इशू हो जाएगा, क्योंकि फिर कस्टमर्स रिस्पॉन्सिबल रहेंगे नहीं। इसीलिए ये कस्टमर्स को भी रिस्पॉन्सिबल रखने के लिए 15% का शेयर जो है वो कस्टमर्स को पे करना पड़ेगा। फोर्थ, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप फाइनेंशियल इंक्लूजन जो कर रहे हो, मतलब मैक्सिमम लोगों को फाइनेंस, डिजिटल फाइनेंस पर लेकर आ रहे हो, दैट digital inclusion of finances needs to be balanced with cyber security and accountability। पैसा गया तो उसको रिटर्न मिलाने का, इन सब चीजों को बैलेंस करना होगा। नाउ अब यू कैन सी कि जो रेगुलेटरी बॉडी है मतलब आरबीआई जो है, अब उसका जो रोल है, इट हैज शिफ्टेड फ्रॉम जस्ट एडवाइजरी बॉडी टू द गवर्नमेंट टू क्वासी वेलफेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोसाइटी के बारे में आरबीआई सोच रहा है, वेलफेयर की तरह इसको काम किया जा रहा है। द फ्रेमवर्क कंक्लूडिंग स्टेटमेंट signals that there is a shift towards shared liability and stronger consumer protection or confidence in India's digital payment systems। ठीक है, ये आप कंक्लूजन में लिख सकते हो, क्योंकि वो एक्चुअल में हो रहा है ना। MCQ, प्लीज पॉज द वीडियो एंड अटेम्प्ट दिस। RBI's proposed online fraud compensation framework is significant because it A, places the entire burden on fraud losses on bank, introduces shared liability model involving multiple stakeholders, C, covers all categories of digital fraud without limits, and replaces the need for cyber security regulation। Correct answer is B, it has introduced शेयर लाइबिलिटी, शेयर्ड लाइबिलिटी। 15% शेयर्ड होगी बैंक के ऊपर, 15% शेयर होगा कस्टमर के ऊपर, और 70% जो होगा वो जो इनका एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड है आरबीआई का, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। आप इसको पॉज करके
एक्सप्लेनेशन को पढ़ सकते हो। Let's jump on to the next article. Next article is from our beloved neighbor country Pakistan. आप लोगों को शायद बलूचिस्तान का क्राइसिस के बारे में पता होगा, अगर नहीं पता होगा तो शायद आपने रिसेंटली धुरंधर मूवी जो आई उसमें देखा होगा, रहमान बलोच का आपने कैरेक्टर सुना होगा, कराची वाला। बलूचिस्तान एक जोग्राफिकल एरिया है जो लेट्स से कि अगर ये पाकिस्तान है, अगर ये पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान है और यहाँ से अफगानिस्तान शुरू होता है, बलूचिस्तान लगभग ये वाला एरिया है, यहाँ पे कराची है, ये ईरान यहाँ है और यहाँ पे अफगानिस्तान है। इस तरफ आता है सिंध, ऊपर है पंजाब और इधर है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। तो ये जो ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो ट्राई जंक्शनल एरिया है और पाकिस्तान का ये जो हिस्सा है ये है बलूचिस्तान। ये जो बलूचिस्तान वाले रीजन है ये 1948 से, मतलब जैसे ही फ्रीडम मिला था, जैसे ही इंडिया और पाकिस्तान सेपरेट हुए थे, पार्टीशन हुआ था, तब से लेकर बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग होना चाहता है और तब से लेकर पाकिस्तान विद द फोर्स ऑफ मिलिट्री वायलेंस करके, वहां के लोगों को किडनैप करके, वहां पे एट्रोसिटीज कंडक्ट करके बलूच रीजन को अपने कंट्रोल में रखना चाह रहा है। बलूचिस्तान चाहते हैं कि वो हमेशा से जैसे इंडिपेंडेंट है वैसे इंडिपेंडेंट रहे। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है बलूचिस्तान क्योंकि उनका जो लोकेशन है जोग्राफिकल वो बहुत क्रिटिकल है। कराची बलूचिस्तान में आता है, वो अरेबियन सी से कनेक्टेड है, ईरान से कनेक्टेड है, अफगानिस्तान से कनेक्टेड है। अगर बलूचिस्तान सेपरेट हो गया तो इंडिया को पाकिस्तान की जरूरत ही नहीं किसी भी कंटेक्स्ट में। वैसे ये जो इशू है वो इंटरनल है, मतलब पाकिस्तान बलूचिस्तान पे कंटिन्यूअस अटैक करते रहता है। पिछले 2 दिन पहले से वहां पे एक नया अटैक शुरू हुआ है। अगर आपने वो वीडियो देखा होगा कि एक 22-23 साल की लड़की है जो बलूची है, वो चाहती है, वो AK-47 राइफल लेके पाकिस्तानी आर्मी के साथ लड़ रही है। ये कहते हुए दिखाई देती है कि ये देश हमारा है, हम पाकिस्तानी आर्मी के अंडर नहीं रहेंगे, अलग होना चाहते हैं। और फिर आगे के 2-3 सेकंड में आप देखते हो कि उसको गोली मार देते हैं, वो मर जाती है। ये आज से कहानी नहीं है, ये लगभग 70-80 साल से ये चल रहा है, बलूचों का आवाज दबाया जा रहा है। लेकिन हम एग्जाम के पर्सपेक्टिव से जब इसको देखते हैं तो व्हाट डू वी सी, उसको बस हम क्विकली देख लेंगे। बलूचिस्तान कंटिन्यूज टू विटनेस साइकिल्स ऑफ रेबेलियन एंड रिप्रेशन एंड दिस is rooted in long-standing political, economic and ethnic grievances against the Pakistani state. जैसे मैंने कहा कि 1948 से लेकर ये बार बार वायलेंट अटैक्स होते रहते हैं। 2 साल पहले रेलवे के ऊपर अटैक हो गया था, बहुत ज्यादा लोग मारे गए थे। जो कल परसों में जो अटैक हुआ है उसमें लगभग 200 के आसपास पाकिस्तानी सोल्जर्स भी शायद मारे गए। एग्जैक्ट नंबर नहीं पता क्योंकि इन्फॉर्मेशन आई नहीं है, लेकिन जो ओपन सोर्सेस में इंफॉर्मेशन अवेलेबल उस हिसाब से लगभग 200 पाकिस्तानी आर्मी के सोल्जर्स मारे चुके हैं। ये जो रीजन है बलूचिस्तान का, ये बहुत ज्यादा मिनरल रिच है, बहुत ज्यादा एनर्जी रिसोर्सेस से भरा पड़ा है। ऑल्सो इतना होने के बावजूद भी बलूचिस्तान की हालत बहुत खराब है। सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो एज गुड एज ना के बराबर है। उसका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इसलिए भी है क्योंकि उसको कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स एंड कोस्टलाइन एक्सेस है ईरान के साथ, अफगानिस्तान के साथ, और ये अरेबियन सी में उनको एक्सेस है, गल्फ ऑफ हॉर्मुज, रेड सी के उनको एक्सेस है। तो जो स्ट्रेटेजिकली ये बहुत क्रिटिकल लोकेशन है। अब इसको हम मेंस के पर्सपेक्टिव से इवैल्यूएट करते हैं। कोर इश्यूज क्या है? एक, जो पाकिस्तानी आर्मी का या पाकिस्तान देश का जो कंटिन्यूस रिलायंस है ऑन मिलिटराइज्ड रिस्पॉन्सेज, वो बहुत प्रॉब्लमेटिक है। दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिकल रिकंसिलिएशन। वो चाहते ही नहीं बलोचों से बात करे, वो चाहते ही नहीं कि बलोचों के साथ कोई कॉन्वर्सेशन हो, कोई अमिकेबल रास्ता निकले, वो नहीं चाहते। उनको सिर्फ वेपन यूज करके गोलियां चढ़ाकर उनको कंट्रोल में रखना है। दूसरा, जो एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस है, मतलब लोग गायब हो जाते, उठा के लेकर जाते, कभी वापस जिंदगी में आते नहीं, उनकी लाशें भी नहीं मिलती है। फिर ह्यूमन राइट्स वायलेशन जो है, इससे ज्यादा इंपैक्ट हो रहा है। बलूचीज इसके वजह से बहुत दूर जा रहे हैं। फिर इकोनॉमिक मार्जिनाइजेशन हो रहा है, मतलब उनको
ना फंड्स प्रोवाइड किए जाते हैं, ना पैसे प्रोवाइड किए जाते हैं, उनको कंप्लीटली अवे रखा गया है डेवलपमेंटल पाथ से, डिस्पाइट हैविंग द स्ट्रेटेजिक एंड रिसोर्स सिग्निफिकेंस। जो एक पाकिस्तान के साथ एक और प्रॉब्लम भी है कि वो ब्लेम को एक्सटर्नलाइज कर देता है, मतलब भाई पाकिस्तान बलूचिस्तान के साथ इशू है तो उसके लिए वो एक्सटर्नल, मतलब ईरान को ब्लेम कर देगा, इंडिया को ब्लेम कर देगा, खुद के अंदर झांक के नहीं देखेगा। तो ये जो इसकी टेंडेंसी ऑफ एक्सटर्नलाइजिंग ब्लेम जो है वो इस इशू को और ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर देती है। देन देयर इज ए रिस्क ऑफ क्रोनिक इंस्टेबिलिटी एंड स्पिलिंग ओवर इनटू द रीजनल सिक्योरिटी डायनामिक्स। ईरान के इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर, इंडिया के इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर, अफगानिस्तान के ऊपर इसका क्लियरली इंपैक्ट हो सकता है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी, अभी तो नहीं है इतना लेकिन हो सकता है। टू कंक्लूड, जब तक पॉलिटिकल रिकंसिलेशन नहीं होता या पाकिस्तान इंक्लूसिव इक्विटेबल डेवलपमेंट पॉलिसी नहीं लेकर आता, तब तक बलूचिस्तान का इशू ऐसे ही चलता रहेगा। ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट इवेंचुअली रीजनल सिक्योरिटी इशू में कन्वर्ट हो जाएगा। प्लीज पॉज द वीडियो एंड अटेम्प्ट दिस एमसीक्यू। The persistence of Baloch insurgency in Pakistan is primarily linked to A. external interference alone, B. religious extremism without political roots, C. structural political and economic exclusion, and D. absence of natural resources. Correct answer क्या होगा? Because of the structural political and economic exclusion, जो tactically systematically उनको exclude करके रखा गया, उसकी वजह से ये है। ठीक है, you can pause the video and attempt this, read the entire explanation. Let's jump on to the final article of the day. Shrinking shock absorber of Banerghatta National Park. ये बनेरघट्टा नेशनल पार्क कहाँ पे है? ये कर्नाटक में, बेंगलोर के पास में। इसके आसपास बेंगलोर जितना हेवीली अर्बनाइज पोल्यूटेड शहर है, उसके पास में बनेरघट्टा नेशनल पार्क है। बैंगलोर और बनेरघट्टा के बीच में एक एब्सॉर्प्शन बेल्ट है जिसको हम ESZ कहते हैं, इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन। वो शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। वो जो शॉक एब्जॉर्बर है वो डिग्रेड हो रहा है। इट इज गेटिंग फ्रैगमेंटेड, इट इज गेटिंग डिस्टॉर्टेड, इट इज गेटिंग रिड्यूस्ड। इट हैज हैपेंड बिकॉज ऑफ द रैपिड अर्बन एक्सपेंशन अराउंड द बेंगलुरु, एंड दिस हैज वीकन इट्स एबिलिटी, मतलब बानेरघट्टा's ability to absorb environmental stresses. क्विकली हम देखेंगे क्योंकि हमारे लिए इस एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बानेरघट्टा कहाँ पे वो इंपॉर्टेंट है, और दूसरा इको सेंसिटिव जोन किस एक्ट के अंदर आता है, या हम मेंस के पर्सपेक्टिव से कौन से कोर कंसर्न्स को हमको एड्रेस करना पड़ सकता है। इट बानेरघट्टा नेशनल पार्क एक्ट एज अ क्रिटिकल इकोलॉजिकल बफर फॉर बेंगलुरु। ESZ मतलब इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन जो होते हैं वो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर डिक्लेयर किया जाता है। जो अर्बन एनक्रोचमेंट है, कहीं पे भी अर्बनाइजेशन हो रहा है, वो आजू बाजू के फॉरेस्ट में अगर एनक्रोच कर रहा है, दैट इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ हैबिटेट लॉस, हैबिटेट डिग्रेडेशन एंड बायोडाइवर्सिटी का लॉस। मेंस के पर्सपेक्टिव से हमारे जो कोर इश्यूज और कंसर्न्स है वो है कि जब कभी भी वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स का फ्रैगमेंटेशन होता है बिकॉज ऑफ हाउसिंग हो, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हो, या इंक्रोचमेंट हो, रोड लीनियर एक्सटेंशंस ऑफ द प्रोजेक्ट हो, ये ऑलवेज रिजल्ट इनटू द फ्रैगमेंटेशन। फिर सेकंड कंसर्न आता है जो इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन्स है उनका डाइल्यूशन हो जाना, उनके नॉर्म्स का डाइल्यूशन होना, स्पेशली अंडर अर्बन एंड रियल एस्टेट प्रेशर, क्योंकि वहां से बहुत पैसा आता है, करप्शन बहुत ज्यादा हो सकता है। थर्ड इज जितना आप जंगल में जाओगे उतना आपका ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ का कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा, क्योंकि वाइल्ड लाइफ का जो नेचुरल हैबिटेट है वो कम होगा। फोर्थ इज द फेलियर ऑफ गवर्नेंस, स्पेशली in terms of integrating urban planning with conservation mandates of the forest department. Last one, there exists a anxieties in amongst local community regarding livelihood, especially जब वो conservation and development इन दोनों के बीच में सैंडविच हो जाता है, तब बहुत से ट्राइबल लोग जो जंगल के आसपास रहते हैं उनका जंगल के ऊपर जीने का सहारा होता है, वो लाइवलीहुड उनके ऊपर डिपेंडेंट होता है। टू कंक्लूड, जो अर्बनाइजेशन है, इफ इट इज विदाउट इकोलॉजिकल प्लानिंग, देन इट इज होलोइंग आउट द प्रोटेक्टेड एरियाज एबिलिटी टू फंक्शन एज अ नेचुरल शॉक एब्जॉर्बर।
Please pause the video and answer this final MCQ. Eco-sensitive zones around protected areas are primarily meant to A. Completely prohibit all human activity, B. Promote rapid urban expansion near forest, C. Act as a transition zones regulating the development, and D. Transfer forest land to the state government. Answer is to act as a transition zones regulating the development. You can pause the video and read the explanatory options. इस PDF को वैसे भी आप CSAP के ऐप से एक्सेस कर सकते हो. So before we wind up, just a reminder कि ये जो स्मार्ट बुक्स है APSC के UPSC के लिए, ये अब एसएमएस स्क्रिप्ट में, एसएमएस मीडियम में भी अवेलेबल है. उसको आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करके यू कैन एक्सेस दीज. थैंक यू सो मच and see you live at YouTube pre-fit video. Thank you.